हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों 11th क्लास में अगर हम बात करें स्वर्णिम भारत, स्वतंत्रता के बाद स्वर्णिम भारत या आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हमने पिछले वर्षों के 2-3 साल के पेपर्स का विश्लेषण किया है और साथ ही साथ इस परीक्षा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनते हैं वो प्रश्न मैं लाया हूं। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी करेंगे, लघुत्रात्मक भी करेंगे और बड़े प्रश्न भी करने वाले हैं और कोई भी प्रश्न आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, डायरेक्ट इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको यही आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसका याद रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया था और इसमें जो जमींदार होते थे उन जमींदारों के साथ में स्थायी बंदोबस्त किया था, यानी जो राजस्व की राशि थी वो फिक्स कर दी थी पहले से ही और हर एक तारीख जो फिक्स होती थी महीने की, उस तारीख को सूर्यास्त तक वो धनराशि जो है वो जमींदारों को, अंग्रेजों को जमा करानी पड़ती थी और उस नियम को कहते हैं सूर्यास्त का नियम। दोस्तों याद रखना, सूर्यास्त का नियम यानी सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर वो धनराशि जमा नहीं कराई तो उनकी जागीरें नीलाम कर दी जाती थी। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों बात हो रही है ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में भारत में तो यानी 1947 से पहले की बात है। 1947 से पहले की अगर बात करें हम तो 1853 में दोस्तों पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी। राइट आंसर रहेगा आपका 1853। याद रखना 1853 स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और जो किताब लिखी थी ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का क्या तात्पर्य था? अंग्रेजों ने अपने राजस्व की जो राशि होती थी उसकी वसूली के लिए भारत में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी, जैसे कि उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, दक्कन मुंबई में उन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी और इसी प्रकार की एक व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों महल का मतलब होता था गांव या जागीर, तो पूरे गांव को एक मान करके और उसकी एक धनराशि निश्चित कर दी जाती थी, पूरे गांव की तरफ से वो धनराशि जमा करानी पड़ती थी और इसी को कहते हैं महल। महल का मतलब गांव या जागीर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी? यानी उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। तो प्लासी का अगर युद्ध पूछा जाता है, एक प्लासी का आता है एक बक्सर का आता है, दो युद्ध तो आपको याद रखना है। अगर प्लासी का पूछा है तो 1757 यानी हमारा जो 1757 यानी जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों लड़ा गया था, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उसके 100 साल पहले, 1857 से 100 साल पहले, तो 1757 आपको याद रखना है। क्या हुआ था? 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और यहां पर आप देखोगे रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये फिर से एक राजस्व की व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने भारत में लागू करी थी और चूंकि रेत जो है मुगल काल में किसानों को रेत कहा जाता था, रेत या मुजारियन, तो रेतवाड़ी व्यवस्था यानी डायरेक्ट किसान को केंद्र में रख करके ये व्यवस्था लागू की थी और मुंबई दक्कन में इस व्यवस्था को लागू किया था दोस्तों। बंबई मद्रास या बंबई दक्कन भी कहते हैं, इसे बंबई मद्रास भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और इस व्यवस्था में जो धन राशि होती थी वो किसान खुद जो है वो अंग्रेजों को जमा कराता था और जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदार जमा कराता था। क्योंकि ये प्रश्न है ना 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त में धनराशि किसको जमा करानी पड़ती थी, तो
तो वो जमींदार को जमा करानी पड़ती थी। अब प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में धनराशि कौन जमा कराता था, तो वो किसान खुद कराता था। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कच्चे माल की कमी, भारतीय कारीगरों की अक्षमता, करों में छूट या ब्रिटिश कारखानों का सस्ता होना? तो उस समय चूंकि क्या होता था कि माल सारा ब्रिटेन में बनता था, यहाँ से कच्चा माल जाता था, वहां से बन करके तैयार आता था। तो ब्रिटिश कारखानों में जो बना हुआ माल होता था वो सस्ता होता था, क्योंकि कारखानों में विशाल पैमाने पर माल बनता था। तो उससे फिर भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो कि हाथों से बनाने वाले जो सामान होते थे वो महंगे होते थे और फैक्ट्री वाला सस्ता होता था, इसलिए इसने जो है वो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, औपनिवेशिक काल में कृषि के व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का एक प्रकार से यूं कह सकते हैं व्यावसायीकरण किया गया था। क्या उद्देश्य था? तो उस समय इनका उद्देश्य था ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल जो है वो इन उद्योगों के लिए मिले। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है, नील विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? तो दोस्तों नील की खेती अंग्रेज जो है वो नील की खेती कराते थे किसानों से, जिसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता है, और ये बंगाल में सबसे ज्यादा होती थी। आपको याद होगा चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में, गांधी जी चंपारण गए थे और वहां पर जो है वो नील की खेती से उनको मुक्त कराया था और शोषण से मुक्त कराया था। तो वो चंपारण जो बिहार में और बंगाल में पड़ता था, तो नील विद्रोह जो वो बंगाल से रिलेटेड है। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी आपको किताब का नाम बताना मुझे, अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में। अब ये प्रश्न ये है कि धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो भारतीय धन, संपत्ति और माल का इंग्लैंड की ओर जाना, जिसके बदले में भारत को कोई पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था, उसे धन का निष्कासन कहा गया। मतलब धन सीधा इंग्लैंड जा रहा है, बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर से अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? ये प्रश्न जो है वो आज की 12वीं बोर्ड की जो एग्जाम हुआ है उसमें बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त, जिसे इसका दूसरा नाम इस्तमरारी बंदोबस्त भी था, ध्यान रखना है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया गया था और जमींदार को ही राजस्व की राशि अंग्रेजों को जमा करानी पड़ती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक बार फिर से, कि कृषि के व्यावसायीकरण के तहत उगाई जाने वाले किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। भाई उस समय अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए होता था, तो वो ऐसी फसल उगाते थे जिनसे उनको फायदा होता था। तो वो एक तो थी कपास और दूसरी थी नील। ये दोनों वस्तुओं की खेती जो है वो भारतीय किसानों से करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां के बाद 14वां लघुत्रात्मक प्रश्न, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी में किसान मुख्य केंद्र में होता था और महलवाड़ी में गांव मुख्य केंद्र में होता था। तो आपको लिखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा संपर्क किसान रैयत से होता था और वही लगान देने के लिए उत्तरदायी था, यानी किसान को ही जिम्मेदार मान लिया गया था। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में लगान तय करने का समझौता पूरे गांव महल के साथ किया जाता था और इसमें गांव का मुखिया लगान वसूल करके सरकार को जमा कराना पड़ता था। तो ये जो है वो दोनों में अंतर था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहेगा कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से अगर मिल जाए और आपका पूरा पेपर जो है वो यहाँ से आ जाए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की शानदार तैयारी यहाँ पे कराते हैं और हर सब्जेक्ट की हम शानदार तैयारी कराते हैं। तो बिल्कुल आपके अगले साल भी काम आएगा ये चैनल, बहुत ही सटीक तरीके से आपको बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए आप चैनल को, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अगला प्रश्न कि औपनिवेशिक काल में कृषि के व्यावसायीकरण का भारतीय किसानों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक का मतलब होता है जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय खेती का व्यावसायीकरण किया गया तो भारतीय किसानों को क्या तकलीफ हुई। भाई देखो, किसानों को खाद्यान्न फसलें की जगह नकदी फसलें नील और कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया।
अगर किसान गेहूं या चावल उगाता तो उसके पेट भरने के भी काम आती, लेकिन उनको कपास नील उगानी पड़ी। अब कपास और नील खा तो सकते नहीं। दूसरा क्या होता था, इससे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, अकाल पड़ने लगे और किसान महाजनों के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस गए। तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल सटीक आंसर मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, और यही आंसर अगर आप परीक्षा में लिखते हो तो आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। आप निश्चिंत बनिए, मैं आपका हर सब्जेक्ट करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना। आगे बढ़ो, देखो अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पे जब कारण पूछा जाता है तो आपको पॉइंट में आंसर देना है, और कारण 3, 4, 5, 6 जितने कारण आपको याद रहते हैं, मैं आपको अभी कारण बताऊंगा पॉइंट के हिसाब से, वो कारण आपको याद रखना है, पॉइंट का वर्णन आप आराम से कर सकते हो। तो पहला देखो ऐसे लिखना है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के मुख्य कारण थे। ये पॉइंट आप इस तरीके से एक शुरुआत करेंगे और फिर लिखेंगे पहला औद्योगिक क्रांति के कारण। तो पहला तो पॉइंट लिखना है औद्योगिक क्रांति, बस इतना सा लिखना है। भाई इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके कारण इंग्लैंड में मशीनों से बना सस्ता और अच्छी क्वालिटी का माल भारत आने लगा, जिससे भारतीय बुनकर मुकाबला नहीं कर सके। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय माल के निर्यात पर भारी कर लगा दिया, जबकि ब्रिटिश माल को भारत में टैक्स फ्री कर दिया। तो यहाँ का माल विदेशों में महंगा बिकता था, लोग खरीदते नहीं थे, और उनका माल हमारे यहाँ सस्ता बिकता था। फिर राजाओं और नवाबों, जो भारतीय कारीगरों के मुख्य ग्राहक थे, का पतन हो गया था, इसलिए अब उनको कोई आश्रय देने वाला नहीं मिला। और चौथा लिखना है कि रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल को भारत के दूर दराज के गांवों तक पहुंचा दिया। सब जगह जब माल उपलब्ध होने लगा, सस्ता माल था, अच्छा था, तो लोग वही माल खरीदने लगे, जिससे स्थानीय उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो इस तरीके से औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन जो है वो हो गया था, जिसके ये कारण हमने देखे। दोस्तों ये था हमारा पहली क्लास, जिसमें हमने आपके स्वर्णिम भारत के जो चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर, उसमें से फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आने वाली क्लासों में मैं आपको कंप्लीट जो इसकी तैयारी है वो करा दूंगा। साथ ही साथ हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की मैं आपको तैयारी करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।